हेलो तो बच्चे कैसे हैं आप। मैं हूं आपका डीजे सर की स्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। और आज हम लोग कई दिनों के बाद एनाटॉमी का लेक्चर 3 लेकर आए हैं। हम लोग इसको पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा आपका एपिकल मेरिस्टेम का कंपोजिशन पढ़ेंगे अलग अलग प्लांट में, हिस्टोजन थ्योरी, क्वेश्चन सेंटर, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। बच्चे ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। देखिए हम लोग जो भी आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में ये फ्री ऑफ कोर्स है, यानी कि आपको पैसा पे करना नहीं पड़ता, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अलग अलग कोचिंग सेंटर में अलग अलग स्टेट्स में जाकर आप बहुत सारा पैसा 1,00,000-2,00,000 देकर जो कोर्स पढ़ते हैं, वहाँ पर जो सीखते हैं, हम लोग यूट्यूब में आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। हम लोग हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए एनाटॉमी का लेक्चर 3। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे। यहां पर क्या दे रखा है, कॉम्पोजिशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इन डिफरेंट प्लांट्स, यानी कि अलग अलग प्लांट्स के रूट में जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम है किस हिसाब से है, यानी कि उनका अरेंजमेंट कैसा है, उनका जो अलग अलग लेयर है किस हिसाब से, अलग अलग किस किस प्लांट में कितना है, कहां कौन सा लेयर कहां पर है, यानी कि एपिकल मेरिस्टेम किस हिसाब से, इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अलग अलग प्लांट में हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। यहां पर 2 पॉइंट दे रखा है, एपिकल मेरिस्टेम एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ एल्गी, यानी कि ज्यादातर एल्गी में एपिकल मेरिस्टेम होता ही नहीं है। ज्यादातर एल्गी में मैंने क्या कहा, एपिकल मेरिस्टेम होता ही नहीं है। अब एपिकल मेरिस्टेम नहीं होगा तो एल्गी के अंदर यानी कि अपवर्ड ग्रोथ, लेंथ में उतना ज्यादा ऊपर ग्रोथ नहीं होगा। एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या था, लेंथ को एलोंगेट करना, लेंथ को बढ़ाना, यानी कि एल्गी सब ज्यादातर कहां कैसे रहेगा, फ्लैट रहेगा, नॉर्मली उतना हाइट में इनका इंक्रीमेंट होगा नहीं। तो एपिकल मेरिस्टेम एल्गी में, ज्यादातर एल्गी में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, लेकिन हाँ मैंने कहा था मोस्ट ऑफ द एल्गी, यानी कि ज्यादातर एल्गी में एब्सेंट होते हैं, लेकिन एक एल्गी है ब्राउन एल्गी जिसके अंदर एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। दूसरा आपका ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जो आपको प्लांट डायवर्सिटी में हम लोग डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। ब्रायोफाइट के अंदर क्या क्या आएगा, मोस वगैरह आते हैं, टेरिडोफाइट में फर्न्स वगैरह आते हैं। इनके अंदर एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, लेकिन इनका नंबर 1 यानी सिंगल 1 एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट। तो ये जो पॉइंट था ये मेमोरी बेस्ड है, आपको याद रखना है सिंपली कि ज्यादातर एल्गियों में एपिकल मेरिस्टेम होता नहीं है, ब्राउन एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में 1 होता है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि सर आपने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में बताया नहीं। हाँ तो बच्चे ये कॉमन सेंस है कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बहुत सारे होते हैं, उनका कोई काउंटिंग नहीं है, यानी कि एपिकल मेरिस्टेम में नहीं, बहुत सारे एपिकल मेरिस्टेम उनमें पाए जाते हैं। तब हम लोग मुद्दे पे आते हैं, हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं अब, हिस्टोजन थ्योरी। ये हिस्टोजन थ्योरी है एक साइंटिस्ट का नाम से लिया गया है, जो साइंटिस्ट का नाम था उसी से ये थ्योरी बना है, हिस्टोजन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहते हैं, देखिए, मोस्ट वैलिड फॉर रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रूट एपेक्स का सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये थ्योरी बेस्ड है। यानी कि हिस्टोजन थ्योरी सूट एपेक्स में भी अप्लाई है, लेकिन रूट एपेक्स के लिए सबसे ज्यादा सटीक है। यानी कि रूट एपेक्स को अगर हमें रूट एपेक्स का ऑर्गेनाइजेशन देखना है, अगर उनका कंपोजिशन देखना है, तो हमें हिस्टोजन थ्योरी को प्रीफर करना पड़ेगा। यानी कि हिस्टोजन थ्योरी सबसे ज्यादा किसके लिए वैलिड है, रूट एपेक्स के लिए वैलिड है। यानी कि मेनली यहां पर रूट एपेक्स के बारे में ही बात किया गया है। हिस्टोजन थ्योरी कहता क्या है, आइए मुद्दा पर चलते हैं। हिस्टोजन थ्योरी ये कहता है कि जो भी हमारे पास रूट एपेक्स होते हैं ये अलग अलग 3 लेयर में डिवाइड होते हैं, यानी कि रूट एपेक्स 3 लेयर से मिलकर बना है। इसमें टोटल कितना लेयर है, 3 लेयर है, कहां का, रूट एपेक्स का। पहला लेयर क्या है, डर्मेटोजन। बच्चे यहां पर डर्मेटोजन ध्यान से देखिए, जो डर्मा है ये टर्म का मतलब क्या है, डर्मा लिया गया है आपका स्किन से आता है, स्किन मींस डर्म होता है, या स्किन क्या है, एपिडर्मिस, यानी कि सबसे बाहर वाला, और जैन का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस, यानी कि डर्मेटोजन वो लेयर है जो हमारा एपिडर्मिस को प्रोड्यूस करेगा, यानी कि एपिडर्मिस बनाएगा कौन, डर्मेटोजन, नाम से ही है डर्मा यानी कि एपिडर्मिस, और जैनमिस प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूसिंग, यानी कि डर्मेटोजन जो लेयर है वो हमारा एपिडर्मिस को बनाएगा, इसका काम है। जैसे मैंने क्या कहा, रूट एपेक्स में 3 अलग अलग लेयर है, रूट एपेक्स हिस्टोजन थ्योरी के हिसाब से 3 लेयर से मिलकर बना है। उनमें से जो सबसे बाहर वाला लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसका नाम क्या है, डर्मेटोजन, जिसका काम क्या है, एपिडर्मिस बनाना।
अब डर्मेटोजेंस में जो सेल्स होते हैं वो कंपोज ऑफ सिंगल लेयर्स ऑफ सेल्स, यानी कि डर्मेटोजन जो आउटर वाला लेयर है इसमें एक ही सेल्स का लेयर है, सेल्स का एक सिंगल लेयर मिलते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि ये सारे सेल्स है तो इनका एक सिंगल लेयर ही यहाँ पर पाया जाएगा। तो डर्मेटोजन का मतलब क्या है, सिंपली मीनिंग से कि एपिडर्मिस बनाएगा। दूसरा बात यह है कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, और एक क्या है कि इसमें जितना भी सेल्स होते हैं वो एक सिंगल लेयर में अरेंज होते हैं। तो ये हमारा पहला लेयर कंप्लीट हुआ रूट एपेक्स का हिस्टोजन थ्योरी के हिसाब से। अब दूसरा वाला क्या है हमारे पास, पेरिब्लेम। जो पेरिब्लेम लेयर होते हैं जस्ट डर्मेटोजन के नीचे, यानी कि जस्ट बिलो डर्मेटोजन। जो हमारा सबसे पहला वाला लेयर है, मान लीजिए सबसे आउटर सबसे बाहर वाला लेयर क्या था, डर्मेटोजन। उसके अंदर वाला जो लेयर है सबसे बाहर वाला डर्मेटोजन, उसके अंदर वाला जस्ट लेयर क्या है, पेरिब्लेम। ये जस्ट डर्मेटोजन के नीचे है और इसका फंक्शन क्या है, कॉर्टेक्स को बनाना, यानी कि कॉर्टेक्स वाला पार्ट आपका एपिडर्मिस के अंदर आएगा। सबसे बाहर वाला क्या हो गया एपिडर्मिस, उसके अंदर क्या आएगा आपका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस इंक्लूड किया जाएगा। यानी कि कॉर्टेक्स के अंदर क्या क्या आएगा, जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस। और ये सब कॉर्टेक्स वगैरह बनाने का काम किसका है, पेरिब्लेम का, जो कि सेकेंड लेयर है। तीसरा क्या आते हैं, तीसरा लेयर यहां पर क्या कहा गया है, प्लिरोम। प्लिरोम ये क्या है, तीसरा लेयर है, यानी कि इनर मोस्ट वन। जैसे मान लीजिए कि लेयर वन, जैसे मान लीजिए कि ये आपका लेयर वन है, एज एग्जांपल मानिए कि लेयर वन है, ये मान लीजिए कि हमारे पास 3 लेयर गिवन है। सिंपल एग्जांपल के हिसाब से सबसे बाहर वाला मान लीजिए कि क्या है, डर्मेटोजन, जो एपिडर्मिस बनाएगा, सबसे बाहर वाला कवरिंग एपिडर्मिस बनाएगा, और इसके जस्ट अंदर क्या आएगा, कॉर्टेक्स। ठीक है, इसका अंदर वाला लेयर क्या आएगा, कॉर्टेक्स, जो कौन बनाएगा, पेरिब्लेम। यानी कि रूट एपेक्स का सेकेंड लेयर जो है पेरिब्लेम, सेकेंड वाला लेयर ये आपका कॉर्टेक्स बनाएगा। कॉर्टेक्स में जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस इंक्लूड है। और जो सबसे तीसरा वाला लेयर क्या है, इसका नाम क्या है, प्लिरोम, और इसका काम क्या है, स्टील बनाना। स्टील यानी कि अंदर का जो भी स्ट्रक्चर वगैरह है, इनर मोस्ट वन प्लिरोम का काम क्या है, स्टील फॉर्मेशन होता है इसमें। स्टील में आपका क्या आएगा, पेरिसाइकिल, पिथरेस, जितना भी है मेडुलरी रेस, ये सब किसके अंदर आते हैं, स्टील के अंदर। और स्टील का फॉर्मेशन करेगा आपका थर्ड लेयर, जिसका नाम क्या है, प्लिरोम। तो आपको यहां तक ये क्या याद रखना है, सिंपली हिस्टोजन थ्योरी सबसे ज्यादा वैलिड किसके है, रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। इसमें यह बताया गया है कि जो भी हमारे पास रूट एपेक्स है इसको हम लोग 3 लेयर में भाग करते हैं। सबसे बाहर वाला डर्मेटोजन है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये सिंगल लेयर्स ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं और इसका काम है एपिडर्मिस को बनाना। सेकेंड लेयर पेरिब्लेम होते हैं, जो डर्मेटोजन के जस्ट नीचे होते हैं, इसका काम क्या है, कॉर्टेक्स को बनाना। कॉर्टेक्स के अंदर जनरल कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस इंक्लूड है। तीसरा लेयर क्या है, प्लिरोम, ये सबसे इनर मोस्ट यानी कि अंदर वाला लेयर है, और ये स्टील फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि स्टील फॉर्मेशन वाला काम करेंगे। अब इसको हम लोग थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं। यहां पर हम लोग डायग्राम लिया है किसका, रूट का। ये किसका डायग्राम है बच्चे, रूट। तो मैंने कहा था कि रूट एपिक्स में ये तीनों अलग अलग लेयर दिखाया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो सबसे अंदर वाला रीजन है, मैंने क्या कहा था, सबसे अंदर वाला रीजन, इनर मोस्ट अंदर वाला लेयर, ये क्या है, मान लीजिए कि प्लिरोम। ये क्या बनाएगा, आपका स्टील का फॉर्मेशन करेगा। स्टील को हम लोग सेंट्रल सिलेंडर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सबसे सेंटर में है, सबसे अंदर है। स्टील बाहर रहेगा, सबसे अंदर सेंटर में रहेगा। और इसका शेप कैसा है, थोड़ा सिलिंड्रिकल शेप। ये जो शेप है ना, ये थोड़ा सिलिंड्रिकल शेप है, इसलिए स्टील को हम लोग सेंट्रल सिलेंडर के नाम से भी जानते हैं। सबसे अंदर होगा, हम लोग देख सकते हैं। और स्टील के जस्ट बाहर जो रीजन होगा वो क्या होगा, आपका कॉर्टेक्स। स्टील सबसे अंदर और स्टील के बाहर, स्टील के बाहर वाला लेयर क्या आएगा, आपका कॉर्टेक्स रीजन आएगा। ठीक है, उसके बाद कॉर्टेक्स से भी बाहर आपका कॉर्टेक्स आ गया। कॉर्टेक्स के बाहर वाला रीजन क्या आएगा, प्रोटोडम, यानी कि सबसे बाहर वाला लेयर आ गया आपका। ठीक है, ये क्या आ गया, आपका प्रोटोडम आ गया। सिंपल याद रखना है, सबसे बाहर वाला मान लीजिए क्या है, प्रोटोडम, इसके अंदर वाला क्या है, कॉर्टेक्स, और सबसे अंदर वाला क्या है, स्टील या फिर सेंट्रल सिलेंडर। ये सीक्वेंस वाइज है, सबसे बाहर, फिर अंदर और फिर सबसे अंदर। अब यहाँ पर क्या देख सकते हैं, जैसे आपका जो ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, इसका बेस में कुछ सेल्स मिलते हैं, वो सब क्या है हमारे पास, रूट एपिकल मेरिस्टम। जो भी यहाँ पर मेरिस्टम है, रूट एपिकल मेरिस्टम, और इसका काम क्या है, रूट कैप वगैरह बनाना। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम का काम क्या है, रूट कैप बनाना। यानी कि रूट एपिकल मेरिस्टम किसका शुरुआत करेंगे,
इनिशियल ऑफ रूट कैप, यानी कि रूट कैप का शुरुआत यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसी रीजन पर रूट एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है। अब यहाँ देखिए, जो हमारे पास यहाँ रूट एपिकल मेरिस्टम है, तो इनिशियल ऑफ स्टिल एंड कॉर्टेक्स, यानी कि स्टिल और कॉर्टेक्स का भी फॉर्मेशन यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि जहां पर रूट एपिकल मेरिस्टम होगा वही ये सब काम करेगा, स्टिल भी बनाएगा, कॉर्टेक्स भी बनाएगा, अगर रूट कैप भी बनाएगा, क्योंकि ये सब काम किसका है, रूट एपिकल मेरिस्टम का है। और ये हमारे जो आगे दिखाई दे रही है क्या है, रूट एपेक्स, यानी रूट का सबसे बाहर वाला भाग, वो क्या है हमारे पास, रूट एपेक्स है। इस डायग्राम को आइए फिर से एक बार समझते हैं। ये मान लीजिए हमारा रूट का इंटरनल डायग्राम है, ओके। और रूट का इंटरनल डायग्राम को सबसे अच्छे तरीके से कौन दिखाएगा, हिस्टोजन थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से तीन अलग अलग लेयर है। तो जो सबसे बाहर वाला लेयर है जिसको हम लोग प्रोटोडर्म कहते हैं, इनडायरेक्टली वही प्लीरोम ही है, सॉरी वो है डर्मेटोजन। सबसे बाहर वाला क्या हमने नाम दिया, प्रोटोडर्म, जिसका काम क्या है, एपिडर्मिस को बनाना। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने तीन लेयर बनाया है। सबसे बाहर वाला क्या है, प्रोटोडर्म, जिसका काम क्या है, एपिडर्मिस को बनाना। उसके बाद जो अंदर वाला लेयर है, सेकंड वाला लेयर, सेकंड वाला रीजन को हम लोग क्या बोले, सेकंड वाला रीजन क्या है, कॉर्टेक्स एरिया है, यानी कि सबसे बाहर के अंदर वाला क्या है, कॉर्टेक्स एरिया है, जिसका बेस में क्या मिलेगा हमें, बहुत सारा रूट एपिकल मेरिस्टम मिलेंगे। और जो सबसे अंदर वाला रीजन है वो क्या है, हमारे पास स्टील है, जिसको हम लोग सेंट्रल सिलेंडर भी बोलते हैं। शेप के हिसाब से सेंटर में है, और शेप कैसा है, सिलेंडर के जैसा। अब यहाँ पर हमारा रूट एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है, इसलिए यहीं से स्टील और कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन भी स्टार्ट होता है, और इनसे अलग रूट का बनना भी आगे शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारा हिस्टोजन थ्योरी लगभग एंड होने वाला है। तो आइए हम लोग यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट देखते हैं रूट्स के बेसिस पर, डाइकोट और मोनोकोट रूट में ये क्या क्या अंतर है। तो डाइकोट रूट में टोटल हिस्टोजन होते हैं 3। ये जो मैंने कहा था डर्मेटोजन, पेरिविलर, प्लीरोम, यही क्या है, हिस्टोजन से अलग अलग, 1, हिस्टोजन 2 और 3। तो जो हमारे पास डाइकोट होते हैं, डाई का मतलब कितना है, 2, और कॉट में से यहाँ कॉटिलिडन, जिसके अंदर 2 सीड रहेंगे, यानी कि 2 कॉटिलिडन प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा हमारे पास, डाइकोट होगा। यानी कि इसमें 2 कॉटिलिडन मौजूद होगा, डाइकोट, यानी कि 2 कॉटिलिडन। मोनो का मतलब होता है एक कॉटिलिडन जिसमें प्रेजेंट होगा। हाँ, तो जो हमारे पास डाइकोट रूट होते हैं, इनके अंदर टोटल हिस्टोजन होते हैं 3, यानी कि ये जो 3 बताया गया है, ये 3 किस में प्रेजेंट होते हैं, डाइकोट में। इनमें से जो सबसे बाहर वाला जो आपको मैंने बताया, डर्मेटोजन। डाइकोट रूट में 3 हिस्टोजन है टोटल, सबसे बाहर वाला क्या है, डर्मेटोजन। डर्मेटोजन का काम क्या था, एक तो रूट कैप बनाना, दूसरा एपिडर्मिस बनाना। डर्मेटोजन का काम क्या है, एक तो रूट कैप को बनाएगा, दूसरा एपिडर्मिस को बनाएगा, किसमें, डाइकोट रूट में। अब मोनोकोट रूट में टोटल हिस्टोजन 4 है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मोनोकोट डाइकोट में जितना हिस्टोजन है उतना तो मोनोकोट में है, साथ में एक और एक्स्ट्रा है, इसीलिए यहां कितना हो गया, टोटल 4। जैसे डाइकोट रूट में सबसे आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला क्या था, डर्मेटोजन, लेकिन मोनोकोट रूट में सबसे बाहर वाला क्या है, कैलिप्ट्रोजन। ध्यान रखेंगे, मोनोकोट रूट में सबसे बाहर वाला क्या है, कैलिप्ट्रोजन है, और जिसका फंक्शन क्या है, रूट कैप को बनाना। यानी कि डाइकोट रूट में रूट कैप बनाएगा डर्मेटोजन, लेकिन मोनोकोट रूट में रूट कैप डर्मेटोजन नहीं बनाएगा, एक नया सेल परफॉर्म करेगा, नया लेयर, जिसका नाम क्या है, कैलिप्ट्रोजन, जिसका फंक्शन है रूट कैप बनाना, किसमें, मोनोकोट रूट में। और ये एक एक्स्ट्रा लेयर है, यानी कि हिस्टोजन डाइकोट में 3 और मोनोकोट में कितना है, टोटल 4 हो गया। कैलिप्ट्रोजन को जोड़कर ये सबसे बाहर में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और टॉपिक है, जिसका नाम क्या है, क्वोशेंट सेंटर। ये क्वोशेंट सेंटर होता क्या है, कहां पर होता है, किसमें होता है। तो क्वोशेंट सेंटर किसमें देखा गया है, मोनोकोट रूट में। आपको ध्यान रखना है, और इसको टर्म क्वोशेंट सेंटर किसने दिया था, क्लॉस। ये कहां पर ढूंढा था, मेज रूट के अंदर। मेज क्या है, एक मोनोकॉट है, मोनोकॉट ही है ना। मेज क्या है, एक मोनोकॉट है। मेज रूट के अंदर साइंटिस्ट का नाम क्या है, क्लॉस, जिसने ये टर्म दिया था या फिर डिस्कवर किया था क्वोशेंट सेंटर को। अब क्वोशेंट सेंटर क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। मोनोकॉट का अंदर मान लीजिए सबसे, सॉरी यहां पर सबसे बाहर वाला लेयर, हाँ,
ये मान लीजिए एक मोनोकॉट रूट है, सबसे बाहर वाला लेयर क्या है, कैलिप्ट्रोजन, जो कि एक एक्स्ट्रा लेयर है, और अंदर वाला क्या है, डर्मेटोजन। तो ये कहा गया है क्लॉज के द्वारा कि कैलिप्ट्रोजन और डर्मेटोजन, इन दोनों के बीच वाले रीजन में कुछ इनएक्टिव सेल्स पाए जाते हैं। हाँ, फिर से ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, मैंने क्या कहा, कैलिप्ट्रोजन और डर्मेटोजन, इन दोनों लेयर्स के बीच में मोनोकॉट रूट्स में कुछ इनएक्टिव सेल्स पाए जाते हैं। इनएक्टिव का मतलब क्या है, लेस एक्टिव। लेस एक्टिव का मतलब क्या है, बहुत ही कम काम करने वाला, यानी कि जनरली काम नहीं करते, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जब रिक्वायरमेंट होगा, जब जरूरत होगा, तभी ये लोग काम करेंगे। यानी एक सिंपली निकम्मा टाइप है, इनएक्टिव टाइप है, बैठे रहते हैं, जब जरूरत होगा तो काम किया जाएगा। अब यहां पर जितना भी इनएक्टिव सेल्स है कैलिप्ट्रोजन और डर्मेटोजन के बीच में, इनका कुछ स्पेशल फीचर है नॉर्मल सेल्स से। जो हम लोग नॉर्मल सेल्स पढ़ते हैं, इनमें और उनमें कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, देखिए, ये जो इनएक्टिव सेल्स होते हैं, इनके अंदर आरएनए, डीएनए, प्रोटीन सब कुछ कम होता है। भाई ऑब्वियस सिंपल है यार, इसमें नॉलेज क्या रहेगा। और सेल्स अगर ज्यादातर इनएक्टिव रहते हैं, अगर एक्टिव कम रहेंगे तो ऑल ओवर आरएनए भी कम बनेगा, प्रोटीन भी कम बनेगा, और डीएनए भी कम होगा। यानी कि आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, इन सब का अमाउंट क्या मिलेगा हमेशा इन सब सेल्स में, लेस, क्योंकि ये लोग ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, लेस एक्टिव रहते हैं। दूसरा क्या है, इनका साइटोप्लाज्म लाइट होगा, लाइट यानी कि हल्का, छोटा होगा साइटोप्लाज्म, स्मॉल न्यूक्लियर, न्यूक्लियर भी स्मॉल होगा। ये सब होने का सिंपल एक ही कारण है, क्योंकि यहां जो इन दोनों लेयर्स के बीच में जो सेल्स होते हैं, ये इनएक्टिव रहते हैं, एक्टिव कम रहते हैं, लेस एक्टिव होते हैं। लेस एक्टिव होने के कारण सब कुछ लेस है इनके अंदर। सिंपली आप हाँ ऐसे भी मेमोराइज कर सकते हैं कि लेस एक्टिव तो सब कुछ लेस, आरएनए लेस, डीएनए लेस, प्रोटीन भी लेस, साइटोप्लाज्म में लाइट और स्मॉल न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस क्या होगा, स्मॉल सा होगा। अगला फीचर क्या है, इनका जो शेप है, ये क्रिसेंट शेप है। क्रिसेंट का मतलब क्या है, आधा हाफ मून लाइक, जो क्रिसेंट शेप ऐसे दिखाए जाते हैं, ये आपका क्रिसेंट शेप है, हाफ मून लाइक शेप दिखाए जाते हैं ऐसे। इन सेल्स का ऐसा कुछ शेप्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फीचर आपको याद रखना है, जो हमारे पास इनएक्टिव या फिर लेस एक्टिव सेल्स होते हैं क्वेश्चन सेंटर के अंदर, उसका शेप कैसा होगा, क्रिसेंट शेप होगा। अब अगला आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे क्वेश्चन सेंटर्स में जो भी इनएक्टिव सेल्स होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये क्यों प्रेजेंट, इनका होने का कारण क्या है, क्यों होते हैं, कुछ ना कुछ तो फीचर होगा। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, दुनिया में जो भी चीज है सबका कुछ ना कुछ वर्क है। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो यूजलेस है, सबका फंक्शन है, इसीलिए वो दुनिया में है। जब ये यूजलेस हो जाएगा तो इस दुनिया में रहेगा भी नहीं, वो अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएगा। यानी कि दुनिया में जितना भी चीज मौजूद है सब यूजफुल है, लेकिन हाँ ये जरूरी नहीं कि हमें उसका फंक्शन पता हो, लेकिन हाँ ये तो कंफर्म है कि यूजफुल है, तभी इस दुनिया में है, वरना वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अब इन सेल्स का फंक्शन क्या है, ये देखते हैं। फंक्शन क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज सेल्स, यानी कि एक्टिव सेल्स ऑफ कैलिप्ट्रोजन गेट डैमेज। ये जो हमारे कैलिप्ट्रोजन लेयर है, इनका जब एक्टिव सेल्स डैमेज हो जाते हैं किसी भी चीज के कारण, जब हमारे कैलिप्ट्रोजेंस का जब एक्टिव सेल, जो काम करने वाले सेल्स होते हैं, जब वो डैमेज हो जाते हैं, वर्क नहीं करते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं, तो उस टाइम में जो हमारा इनएक्टिव सेल्स होते हैं ये एक्टिव होते हैं, और जो डैमेज हुआ है उस पार्ट को फिल करते हैं, यानी कि डैमेज सेल्स को रिप्लेस करके उनका जगह खुद लेते हैं और खुद एज ए एक्टिव सेल की तरह काम करते हैं। क्या याद रखना है, जब कैलिप्ट्रोजन के अंदर जब एक्टिव सेल्स हमारा वर्क नहीं करते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं, तो उनको रिप्लेस करते हैं और उनका जगह ये इनएक्टिव सेल्स लेकर नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सिंपल इसका ये काम है कि जब भी कैलिप्ट्रोजेंस के सेल्स डैमेज होंगे, एक्टिव सेल्स, उस टाइम में ये एक्टिव होकर उनका जगह ले लेंगे। बच्चे जो लास्ट में ये पॉइंट लिखा है, हाँ ये कोर्स का तो नहीं है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि कुछ बच्चे इसको भी नोट करने के चक्कर में इसे नोट डाउन करना है, नहीं, इसे नोट डाउन नहीं करना है, इसे करके रखना, अभी करना है। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे और हमारे वीडियोस देखते रहे।